वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 का जो एग्ज़ाम था, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर का जो पार्ट है उसको आज हम सोल्व करेंगे। ये पेपर हम दो वीडियो में पूरा करेंगे। इसमें टोटल 150 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से आधे 75 एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम सोल्व करेंगे और बाकी के जो 75 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मांग में विस्तार, एक्सपांशन ऑफ डिमांड जो है वो किसके साथ में संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन 3, मांग वक्र पर चलन, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व पर जो मूवमेंट होता है वो मांग में विस्तार हो सकता है, संकुचन हो सकता है। एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो होता है वो कहां पे होता है? एक ही मांग वक्र पे होता है। नेक्स्ट देखिए, बैंडवैगन प्रभाव, स्नोब प्रभाव तथा वेबलन प्रभाव के संदर्भ में मांग के सिद्धांत की नई व्याख्या किसने की है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, हार्वे लाइबेंस्टीन ने। नेक्स्ट है, स्नोब प्रभाव किस वस्तु से संबंधित है? ठीक है, जो आपका स्नोब इफेक्ट है वो एक आपकी जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं या जो सम्मानजनक और विशिष्ट वस्तुएं दोनों के साथ में संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, जब दो वस्तुओं के उपभोग में उनके सापेक्षिक मूल्यों में हुए परिवर्तनों के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, जब दो वस्तुओं का जो उपभोग किया जा रहा है उनका सापेक्षिक मूल्य, ठीक है, रिलेटिव प्राइस जो होती हैं उसमें परिवर्तन के कारण अगर परिवर्तन होता है लेकिन उपयोगिता क्या होती है? समान रहती हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन आपका तीसरा। नेक्स्ट है, स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता किधर स्थिति में परिवर्तन होता है? जो स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें कंज्यूमर क्या होता है? ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, टू हायर इंडिफरेंस कर। नेक्स्ट है, द क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वुड बी, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो पूरक वस्तु होती है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की आड़ी लोच है, तिरछी लोच, क्रॉस एलास्टिक, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट है, उस स्थिति को क्या कहेंगे जब लोग ऊंची दाव जीतने के अवसर अधिक होने के बाद भी दांव लगाने के इच्छुक नहीं होते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास कहा जाता है, आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक व्यवहार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, उपभोक्ता या उत्पादक का जो व्यवहार होता है, तो उत्पादक का जो व्यवहार होता है, फर्मों का उद्देश्य संतोषजनक स्तर पर लाभ प्राप्त करना होता है, खोज प्रक्रिया की कोई लागत नहीं होती है, प्रत्येक फर्म का एक आकांक्षा स्तर होता है, एस्पायरेशन लेवल होता है। यदि आकांक्षाओं का स्तर अप्राप्त है तो फर्म खोज क्रिया आरंभ करती है। यहाँ पे हम देखते हैं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, की खोज प्रक्रिया की कोई लागत नहीं होती है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक साधन प्रतिस्थापन की लोच ज्ञात करने का सूत्र है? साधनों की प्रतिस्थापन की लोच ज्ञात करने के लिए इनमें से किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इनमें से देखिए आपका ऑप्शन या तो पहला या फिर तीसरा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? डी, के बाई एल अपॉन के अपॉन एल, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय डी एमआरएस एल के अपॉन एमआरएस एल के। ठीक है, द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 10वां, पैमाने की बचतें निम्न हैं। तकनीकी बचतें, आपकी टेक्निकल इकोनॉमीज हैं, श्रम की बचतें, लेबर इकोनॉमीज, केंद्रीकरण की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ
कॉन्सेशन और आपका है प्रबंधकीय बचतें। तो इनमें से कौन सी आंतरिक बचतें हैं? ठीक है, आंतरिक बचतों के बारे में पूछा हुआ है कि इनमें से आपकी कौन कौन सी आंतरिक बचतें हैं। तो आपकी आंतरिक बचतें एक तो कौन सी हो गई हैं? तकनीकी बचत हो गई हैं, श्रम की बचत हो गई हैं, और फिर आपकी प्रबंध की बचतें। ये सभी कौन सी हैं? आंतरिक बचतें हैं। ठीक है, केंद्रीकरण की जो बचतें हैं वो नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन के साधनों द्वारा कार्य के समय महसूस होने वाली तकलीफ, थकान, त्याग तथा एक रसता को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो लागत होती है उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक लागत कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल कॉस्ट। नेक्स्ट है, किसने पैमाने की बचतों को आंतरिक और बाह्य बचतों में विभक्त किया है? तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन सी, मार्शल ने। नेक्स्ट देखिए 13, कोप डगलस उत्पादन फलन में दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच का मूल्य कितना होता है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का जो उत्पादन फलन है CES के संदर्भ में असत्य है? तो स्थिर प्रतिस्थापन लोच फलन में 4 चर होते हैं। ये पहला कथन जो आपका वो क्या है? गलत है। फिर इसमें स्थिर प्रतिस्थापन लोच फलन डिग्री में 1 के समरूप होता है, ये बिल्कुल सही है। स्थिर प्रतिस्थापन लोच फलन का आधाओं तक विस्तार कर सकते हैं। और फिर स्थिर प्रतिस्थापन लोच में स्थिर वृद्धिमान और ह्रासमान पैमाने के जो प्रतिफल है वो क्रियाशील होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक नेश संतुलन के लिए असत्य है? असत्य पूछा हुआ है। 2 से अधिक खिलाड़ियों का होना, बिल्कुल सही है। प्रत्येक खिलाड़ी क्या करता है? अपनी सर्वोत्तम रणनीति को अपनाता है, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में किसी खिलाड़ी के पास संतुलन से अलग होने की प्रेरणा नहीं होती है, ये कथन आपका गलत है। और प्रत्येक खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से खेलता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका तीसरा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की स्थिर लागत की वृद्धि अल्पकाल में उत्पादन व मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करेगी? तो अल्पकाल में क्या होगा? देखो, स्थिर लागत बढ़ने के साथ साथ में उत्पादन में वृद्धि होगी और मूल्य क्या होंगे? गिरेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में पूछा हुआ है एक फर्म स्थिर लागत की वृद्धि अल्पकाल में उत्पादन व मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है, जब एकाधिकारी उत्पादन की प्रत्येक इकाई को अलग कीमत पर बेचने में समर्थ होता है तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जब एकाधिकारी उत्पादन की प्रत्येक इकाई को अलग अलग कीमत पर बेचने में समर्थ हो जाता है तो इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपका जो प्रथम, द्वितीय या तृतीय अंश का कीमत विभेद नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 4। नेक्स्ट है, जब एक बहुत बड़ी या प्रबल फर्म अपनी आक्रामक नीतियों के कारण स्वयं का नेतृत्व स्थापित कर लेती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो यहां पे हो जाएगा आपका एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। ठीक है, आक्रमणकारी मूल्य नेतृत्व कहेंगे इसको। नेक्स्ट है, परेटो की सीमांत शर्त के लिए आवश्यक है कि उत्पादन का संयोग इस प्रकार का हो कि वस्तुओं के मध्य, उन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, ठीक है, बराबर होने चाहिए। मतलब वस्तुओं के मध्य में जो प्रतिस्थापन की लोच के बारे में है आपका, वस्तुओं के मध्य में जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो आपका होगा MRS। और फिर उन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, ठीक है, परेटो अनुकूलतम की जो सीमांत शर्त है उसके अनुसार, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? MRPT।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, अधिकतम कल्याण की अंतिम सीमांत शर्त किस पे आधारित है? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु प्रतिस्थापन की अनुकूलतम दशा। नेक्स्ट है, एक्सटर्नलिटीज जो बाह्यताएं होती हैं उनको और क्या कहा जाता है इनमें से? तो इसको हम बहने या फैलाव का प्रभाव, नेबरहुड इफेक्ट पड़ोस का प्रभाव भी कह सकते हैं, और अनट्रेडेड इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है, गैर व्यापारिक अंतर निभाए भी कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, खेल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो खेल जो सिद्धांत है, गेम थ्योरी है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? न्यूमैन और मॉर्गेनस्टर्न के द्वारा। ऑप्शन आपका सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षतिपूर्ति सिद्धांत है? कंपेंसेशन क्राइटेरिया पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा है? तो देखिए, कार्लडोर, हिक्स, सिटोवस्की और लिटिल, इन सभी का जो सिद्धांत है वो क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सामाजिक कल्याण फलन की आलोचना करते हुए रॉबर्टसन ने इसे क्या कहा है? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कुछ रंगीन गणितीय गुब्बारा। ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है, नव कल्याण अर्थशास्त्र, न्यू वेलफेयर इकोनॉमी है, उसको और क्या कहा जाता है? ठीक है, अभी आया था अपना जो क्षतिपूर्ति सिद्धांत है, कंपेंसेशन क्राइटेरिया है, वो एक तरह से क्या है? नव कल्याण अर्थशास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेष्ठ का सिद्धांत इसलिए लागू होता है क्योंकि परेटो अनुकूलतम की जो सभी शर्तें हैं वो लागू नहीं होती हैं, ठीक है, पूरी नहीं होती हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सेकंड। नेक्स्ट है, योग करने जोड़ने की समस्या किसके साथ में संबंधित है? बिल्कुल सिंपल सा है, आयलर प्रमेय जो है आपका है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एकाधिकारी की शक्ति को किस विधि से मापा जाता है? मोनोपोली पावर जो है उसको मेजर करने के लिए मांग की लोच, एलास्टिक ऑफ डिमांड है, मांग की आड़ी लोच, क्रॉस एलास्टिक ऑफ डिमांड है, लर्नर मेथड है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एकाधिकार, बाइलेटरल मोनोपोली क्या होता है? जिसमें एक क्रेता और एक विक्रेता होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड, सिंगल सेलर और सिंगल बायर। नेक्स्ट है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? NNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, किसके बराबर होता है? तो इसको NNP फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? NNP मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और उसमें जो सब्सिडी है, अनुदान है, उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें से अप्रत्यक्ष कर माइनस करके अनुदान को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पश्चाताप योग्य लागत नहीं है? तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मनोरंजन पर जो व्यय होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लेखा राष्ट्रीय आय लेखांकन के वर्गीकृत खाते में सम्मिलित नहीं होता है? तो उत्पादन खाता, उपभोग खाता और विदेशी लेन देन खाता, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। बचत खाता जो होता है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की माप अधूरी है क्योंकि इसमें इसका समावेश नहीं होता है। हस्तांतरण भुगतान,
गैर विक्रय योग्य वस्तुएं एवं सेवाएं, पूंजी लाभ, ये सभी। तो देखिए जिन वस्तुओं का लेन देन बाजार में नहीं हो पाता है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं। नॉन मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किन्स की निरपेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित नहीं है? यह आय बढ़ने के साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती हैं, मानव स्वभाव और ज्ञान पर आधारित हैं, इसे उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। ये तीनों बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि आय बढ़ने के साथ साथ में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? घटती हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बढ़ती हैं। नेक्स्ट है, ड्यूजेनबेरी की सापेक्ष आय परिकल्पना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोग अपने धनी पड़ोसियों की नकल करते हैं, बिल्कुल सही है। धनी व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, ये कथन गलत है। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, धनी व्यक्तियों की कम होती हैं। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं अंतर्निर्भर होती हैं और आय के सापेक्षिक अंतर उपभोग व्यय का निर्धारण करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना से संबंधित नहीं है? ट्रांजिटरी इनकम, जो संक्रमणकाली आय हैं, ट्रांजिटरी कंजप्शन, रिलेटिव इनकम या फिर परमानेंट इनकम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रिलेटिव इनकम। ठीक है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, जीवन अवधि सिद्धांत के अनुसार जीवन के आरंभ में एक व्यक्ति की औसत आय होती है। ठीक है, जो उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, उसके बारे में है। तो एक व्यक्ति की औसत आय क्या होती है? प्रारंभिक वर्षों में कम होती है। ठीक है, सापेक्षिक रूप से कम होती हैं, रिलेटिवली लो होती हैं। ऑप्शन आपका 1। नेक्स्ट है, उत्पादन व आय के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है अनुसार वास्तविक चरों का मुद्रा की पूर्ति तथा मौद्रिक चरों से स्वतंत्र होना क्या कहलाता है? तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया? डाइकोटोनोमी, जो प्रतिष्ठित द्विविभाजन है ये कहा जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा। नेक्स्ट है, फ्रीडमैन तथा फिलिप्स के अनुसार जब दीर्घकाल में बेरोजगारी की स्वाभाविक दर उपस्थित रहती हैं तब फिलिप्स वक्र का जो आकार है वो किस प्रकार का हो जाता है? ठीक है, दीर्घकाल के बारे में पूछा हुआ है। तो दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र का जो आकार है, ठीक है, वो किस प्रकार का बन जाएगा? लंबवत सीधी रेखा के रूप में इस प्रकार का हो जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें से? सेकंड, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, सुधारी हुई फिलिप्स वक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपका है टोबिन। नेक्स्ट है, टोबिन की मान्यता है कि ब्याज वाली परिसंपत्तियों को रखने से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभ या हानि का संभावित मूल्य सदैव कितना होता है? तो कितना होगा? हमेशा ये 0। ऑप्शन आपका तीसरा। नेक्स्ट है, स्वायत्त विनियोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो स्वायत्त उपभोग जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी उन्नति दोनों के ऊपर। ऑप्शन आपका तीसरा। नेक्स्ट है, त्वरक सिद्धांत द एक्सीलरेटर मॉडल जो आपका है सर्वोत्तम तरीके से कहां पे लागू होता है? तो ये आपका हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है, टोबिन के सिद्धांत में Q अनुपात यदि इकाई से अधिक है तो इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, टोबिन का जो सिद्धांत है उसका क्वेश्चन है। तो Q जो है अगर इसका मूल्य 1 से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब होता है? पूंजी बाजार फर्म की स्थापित पूंजी को पुनर्स्थापन लागत से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ऑप्शन आपका 1। नेक्स्ट है,
उच्च शक्तिशाली मुद्रा को समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, CP+R। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति में किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो डाकघरों में जो बचत जमाएं होती हैं उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी जो जनता के पास करेंसी हैं, व्यापारिक बैंकों की कुल जमाएं हैं और रिजर्व बैंक के पास में जो अदर डिपॉजिट होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा IS तथा LM वक्रों से संबंधित नहीं है? तो कंपनियों के अंश, ऑप्शन आपका सेकंड। नेक्स्ट है, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में प्रति 3% वृद्धि होने पर बेरोजगारी दर 1% वार्षिक की दर से कम होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा है, ये एक तरह से क्या है, ओकुन का नियम है, ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है, फ्रीडमैन ने मौद्रिक नीति में किस प्रकार के समय अंतराल का वर्णन किया है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, पहचान अंतराल, प्रशासनिक अंतराल और क्रियात्मक अंतराल, ओपनिंग लेग, एडमिनिस्ट्रेटिव लेग और रिकॉग्निशन, तीनों को सम्मिलित किया है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ। नेक्स्ट है, मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता के संबंध में क्या सत्य है? किन्स की श्रेणी में राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी होती है? ठीक है, जो तरलता जाल की स्थिति होती है उसमें राजकोषीय नीति प्रभावी होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है हमारा। उसके बाद में प्रतिष्ठित श्रेणी में राजकोषीय नीति प्रभावी नहीं है। ठीक है, प्रतिष्ठित श्रेणी का मतलब ये आपका इस तरीके की जो स्थिति होती हैं उसमें राजकोषीय नीति प्रभावी नहीं होती है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। और किन्स की श्रेणी में मौद्रिक नीति पूर्णतया अप्रभावी, मतलब तीनों कथन हमारे सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो विस्फोटक चक्र का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो हिग्स के व्यापार चक्र के साथ संबंधित नहीं है। सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र है उसके साथ में संबंधित है। नेक्स्ट है, काल्डोर ने अपने बचत तथा विनियोग फलन में किस प्रकार का फलन लिया है? एक्स अंटे या फिर एक्स पोस्ट, स्वेच्छा से या फिर छाया। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास में है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स अंटे और एक्स पोस्ट। ठीक है, इन दोनों को उन्होंने लिया है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ए और बी जो है वो सत्य है। नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले महंगी मुद्रा नीति, ठीक है, महंगी मुद्रा नीति जो होती है वो एक तरह से किसके साथ में संबंधित होती हैं? तेजी या विस्तार के साथ में। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपका आना चाहिए विस्तार आना चाहिए। उसके बाद में सस्ती मुद्रा नीति जो होती हैं वो आपकी संकुचन 4 के साथ में। फिर कर की दर कब बढ़ाई जाती है? जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति हो, फिर आना चाहिए आपका 3। और फिर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कब की जा सकती है? मंदी की स्थिति में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? 1432। तो 1432 यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं है। नेक्स्ट है, नव प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समय प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अंतर समय प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया? वर्तमान अवकाश का भविष्य के अवकाश से प्रतिस्थापन। ऑप्शन आपका तीसरा। नेक्स्ट आपका है, वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सेकंड,
ठीक है, जो अमेरिकी नव प्रतिष्ठित विचारधारा हैं उन अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 के दशक में शायद। ठीक है, इसको आप देख लेना। तो ऑप्शन आपका सेकंड। नेक्स्ट है व्यापार चक्र सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र का प्राथमिक कारण क्या है? तकनीकी में परिवर्तन, वास्तविक ब्याज दर, मुद्रा की तटस्थता या श्रम का अंतर समय प्रतिस्थापन। तो वास्तविक व्यापार चक्र का जो सिद्धांत वो क्या बताता है? व्यापार चक्र उत्पन्न होने का प्राथमिक कारण क्या है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में परिवर्तन। ऑप्शन आपका ए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ए सत्य है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अर्थशास्त्री नवकिंसवादी संप्रदाय का अर्थशास्त्री नहीं है? तो आपका देखिए ये हैं रोमर हैं, गॉर्डन है, सैमुअलसन जो है वो नवकिंसवादी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये आधुनिक अर्थशास्त्र में आते हैं। नेक्स्ट आपका है नवकिंसवादी समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अल्पकाल में मूल्य अनम्य होते हैं क्योंकि मूल्यों में जो एडजस्टमेंट होता है, समायोजन, वो एक तरह से क्या होता है? थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। ऑप्शन आपका 1। नेक्स्ट आपका है प्रतिष्ठित मॉडल में जहां श्रम का मांग फलन DL इक्वल टू आपका कितना है? 160 - 4W/P और श्रम का पूर्ति फलन कितना है? SL इक्वल टू 40 + 2W/P है। तब पूर्ण रोजगार का स्तर और वास्तविक मजदूरी की जो दर है वो कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? DL इक्वल टू SL। ठीक है, मांग फलन और पूर्ति फलन को बराबर रखना है और फिर उसके बाद में समीकरण को आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इससे हमारे पास में W वास्तविक मजदूरी दर क्या होगी, ठीक है, और कीमत स्तर क्या होगा, दोनों हम इससे ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सकल घरेलू उत्पाद के लेखांकन की हरित विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो हरित विधि के द्वारा जो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरणीय घरेलू उत्पाद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है कठोर मौद्रिक मजदूरी तथा लोचशील मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, रिजिड मनी वेजेस और आपका फ्लेक्सिबल प्राइस मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, J.M. किन्स के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व व्यक्तिनिष्ठ नहीं है जो लोगों को अपनी आय का कुछ भाग बचाने के लिए प्रेरित करता है? ठीक है, लोग क्या करते हैं? बचत करते हैं। इनमें से कौन सा तत्व जो है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ब्याज की दर। नेक्स्ट हमारा है विकासशील देशों को हमारी परंपरा अर्थव्यवस्था सिद्धांत गैर आलोचनात्मक तरीके से नहीं अपनाना चाहिए, वरन इसे अपनी समस्याओं व रुचियों के अनुरूप परिवर्तित कर लेना चाहिए। ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो गुरनार मेडल का एक कथन है आपका ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2015 का विषय क्या था? ठीक है, तो अभी देखिए आगे आने वाले जो एग्जाम हैं उसके लिए आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2015 का अब जैसे लेटेस्ट जो है 2019 की आगे रिपोर्ट है तो उसका आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पे 2015 का पूछा हुआ है, तो 2015 में मानव विकास के लिए कार्य, ठीक है, ये वाला विषय था। नेक्स्ट हमारा है मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार लैंगिक विकास सूचक, ठीक है, उसमें भारत का स्थान कौन सा था? ये भी अब आगे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मानव निर्धनता सूचकांक HPI में निम्न में से कौन सा अभाव दयनीयता का सूचकांक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपका तीसरा, जन्म के समय 60 वर्ष तक जीवित नहीं रहने की संभाविता जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन है हमारे वो सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव सामर्थ्य अवधारणा किसने प्रस्तुत की?
वुमन कैपेबिलिटी कंसेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ में हमको मिलान करना है। सबसे पहले हमको इधर दे रखा है प्रथम स्तर, ठीक है। सूची 1 क्या है? आर्थिक वृद्धि के स्तर हैं, और सूची 2 में क्या है? सापेक्षिक आय समानता में परिवर्तन का मिलान करके कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो प्रथम स्तर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रथम स्तर का जो संबंध है वो होना चाहिए वृद्धि से। फिर उसके बाद में द्वितीय स्तर जो है वो होता है स्थिर, और तृतीय स्तर में एक तरह से क्या आ जाती हैं? कमी। तो यहाँ पे करेक्ट आपका होना चाहिए 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 कहाँ पे? आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। स्कोर चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। ये जो हमारा परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन आपका सेकंड, या सॉरी ये होना चाहिए आपका ब्रूनलैंड रिपोर्ट, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन से होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक में कमी नहीं होनी चाहिए के विचार को क्या कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, मजबूत सुस्थिरता, ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि तथा वितरण के मध्य विपरीत संबंध का क्या कारण है? तो संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व, अशिक्षित तथा अकुशल जनसंख्या, तीनों कारण होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है विकास का लुईस का सिद्धांत किसके साथ में संबंधित है? ठीक है, लेविस या लुईस का जो सिद्धांत है वो इनमें से किसके साथ में संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए श्रम की असीमित पूर्ति के साथ में, ठीक है। यहाँ पे सीमित लिखा हुआ है, श्रम की सीमित पूर्ति, क्योंकि जो लुईस का जो मॉडल था वो किसके साथ में संबंधित है? उनका सिद्धांत का क्या नाम था? श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत था कि जो विकासशील देश होते हैं वहां पे असीमित पूर्ति होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ हमारा सीमित पूर्ति। तो ये जो ऑप्शन है वो विकास का जो लुईस मॉडल उसके साथ में संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फाई तथा रेनी सिद्धांत की तीसरी अवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड कि जो कृषि मजदूर उनको मिलने वाली संस्थागत मजदूरी से अधिक उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 74, हेरोड ने उच्चतम प्राप्त करने योग्य वृद्धि दर को क्या कहा है? तो यह आपका हो जाएगा नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, जो स्वाभाविक वृद्धि दर है वो उच्चतम प्राप्त करने योग्य वृद्धि दर होती है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा डोमर के विनियोग के आय प्रभाव को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई इक्वल टू आई अपॉन एस इंटू डेल्टा आई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो 75 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। इसमें अगर आपको कहीं गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।